सबसे पहले मैं आप लोगों को कमलेश से मिलाना चाहूँगा और मिलने के बाद आप सभी उनको बधाई देंगे। मेरे तरफ से भी उनको बहुत ही शुभकामनाएं हैं। आइए कमलेश, ये हमारे कमलेश हैं, यहाँ कमेंट दिखेगा, ठीक है। सब कोई सबसे पहले तो ताली बजाइए और ताली बजा करके, ठीक है, इनका स्वागत करिए। और इन्होंने जो लक्ष्य की प्राप्ति की है, हाँ वेरी गुड, लक्ष्य की प्राप्ति की है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। हाँ ठीक है, उज्जवल, विशाखा, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम कुछ प्रश्न इनसे करेंगे, उन प्रश्न का ये उत्तर देंगे। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर आप जब चाहे तब ले सकते हैं। कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं सारे बच्चे आपको। थैंक यू। तो कमलेश, सबसे पहले 2-4 प्रश्न मेरे तरफ से है। जी जी जी। उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज इस मुकाम पर पहुंच करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ, सबसे पहले तो मैं बघेल सर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे यहाँ आप लोगों से मतलब वर्चुअली बात करने का मौका दिया। इसलिए और आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और अच्छा लग रहा है सेलेक्ट होके। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ और रिसेंटली अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है। और सर से मैं बहुत पहले से पर्सनली जानता हूँ और सर के मैं पूरे गाइडेंस में शुरू से ही रहा हूँ। लाइव क्लास भी अटेंड किया था, उसके बाद कुरूद में पढ़ाते थे तो वहाँ भी क्लास अटेंड किया हूँ। उसके बाद सर से मैं पर्सनली मिलता भी था कि सर मेरे कैसे कैसे करना है। और पिछले लॉकडाउन में भी मेरा मेंस का था, CGPSC मेंस का था, तो उस टाइम भी मैं पर्सनली सर के यहाँ घर भी गया था। फिर सर ने मेरे को गाइडेंस वगैरह दिया। तो मेरे को सर हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किए और मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब। कमलेश पहली बार थोड़ा लाइव आए हैं, इसलिए आप लोगों से उतना क्या क्या प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देना अलग होता है और अप्रत्यक्ष रूप से बात करना अलग होता है। फिर भी कमलेश को हम अपने तरफ से हार्दिक बधाई देंगे। आप थोड़ा सा अपने यात्रा के बारे में कब शुरू किया और क्या है, इसको थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन कर दिए। और बच्चों का जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ रहेगा, जी तो थोड़ा पास आकर के देख सकते हैं जी। और आगे आपका 10 से 15 मिनट 20 मिनट जी क्लासेस आपका देखने का। सबसे पहले तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं यहाँ परिचय देने का मेरा उद्देश्य मेरे से अधिक प्रेरित हो ऐसा या अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए अपना पीछे से अपना परिचय दूंगा कि कोई भी कहीं से भी शुरुआत करके और हासिल किया जा सकता है। क्योंकि जो मेरी जनरी जो रही है वो टुकड़ों टुकड़ों में रही है। और फर्स्ट में क्या है, मैं कुरूद के पास एक ग्राम है कमरौद, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो जर्नी की शुरुआत है, फर्स्ट में तो मैं 12वीं के बाद उस टाइम उतना वैकेंसी नहीं निकलता था। मैं 2002 में 12वीं पास आउट हुआ तो उस टाइम उतना गाइडेंस भी नहीं था। तो मैं एक सीमा सुरक्षा बल होता है जो फोर्स है, जो इंडिया का फर्स्ट लाइन फोर्स बोला जाता है, मैं उसमें भर्ती हो गया जस्ट 12वीं पास होने के बाद। उसके बाद वहाँ भी मैं अच्छा ही रहा और वहाँ जो कैप्टन वगैरह होते हैं उसके संपर्क में रहा। तो वहाँ मुझे और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं 2010 में फिर
वहाँ से रिज़ाइन किया और यहाँ जो असिस्टेंट टीचर होता है उसके पद पर मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मेरा 12वीं तक ही था, तो फिर मैं अपना पहले तो मेरा मेन उद्देश्य CGPSC ही था, तो उसके लिए मैं तैयारी किया, मतलब पहले ग्रेजुएशन किया। तो 15 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद कंप्लीट हुआ, फिर 16 से मैं दिलाना चालू किया था। तो उस टाइम बघेल सर वहाँ कुरुद में क्लास लेते थे, तो मैं वहाँ अटेंड किया था। सर CGGS का क्लास लेते थे, तो वहाँ मैं CGGS का क्लास अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं निरंतर 17, 18 और 19 का मेंस दिया हूँ। उसके बाद उसमें पूर्ण रूप से सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर बाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का सेट का एग्ज़ाम दिया, फिर PSC का भी एग्ज़ाम दिया। तो इसमें मैं सेलेक्ट हो गया राजनीति विज्ञान में। तो मेरा ये सब बताने का मकसद ये था, क्योंकि मैं 2002 के बाद में मेरा पढ़ाई छूट गया था। उसके बाद फिर मैं जर्नी किया पढ़ाई करने का। 2012, 13, 15 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं तैयारी मतलब लगा रहा, इससे दूर नहीं हुआ। और इस बीच में बघेल सर का मुझे बहुत ही सहयोगात्मक सपोर्ट रहा और निरंतर मार्गदर्शन मिला, क्योंकि सर उस टाइम चालू भी नहीं किए थे, फिर भी मतलब मेरे को पर्सनली रूम में आके मैं सर के पास जाता था क्लास ख़त्म होने के बाद भी, तो सर गाइडेंस देते थे। और कहीं ना कहीं आप CGPSC को देखोगे तो ये तो निश्चित है कि आपको CG का जो जनरल नॉलेज है उसको बहुत मजबूत करना ही पड़ता है। और इसी का मतलब फल रहा कि मैं टारगेट तो मेरा फर्स्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था, फिर भी मैं जैसे उसका एक सेट निकालना रहता है, उसके बाद PSC का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो PSC का एग्ज़ाम होता है उसमें एक GK रहता है, तो GK में पूरा CG का रहता है, और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में दिलाओगे उसका रहता है। तो कहीं ना कहीं जो सर जो मेरे को CG का जो पढ़ाए थे तो उसका बेनिफिट मुझे मिला। और मैं कोरोना काल में लाइव सेशन भी जो बघेल सर बच्चों के लिए जो फ्री लाइव सेशन शुरू किए थे उसमें मैं भी जुड़ता था। तो निश्चित ही बघेल सर का पूरा सहयोग रहा शुरू से लेकर अंत तक। इसके लिए मैं बघेल सर और बघेल ट्यूटोरियल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये इस प्रकार मेरी जर्नी रही। सेट का एग्ज़ाम टफ जाता है क्या? हाँ, सेट का एग्ज़ाम एक्चुअली में अगर हम CGPSC का अगर अच्छे से किए रहेंगे तो टफ नहीं जाता है। जैसे मैं पर्टिकुलर सेट का तैयारी नहीं किया था, मगर इसमें क्या है, एक शैक्षणिक वाला आता है, उसके बाद CG का भी रहता है और विषय का रहता है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं उसका केवल 6% लेते हैं। तो इसका सेट या नेट का दिलाओगे उसमें बस टफ है। उसके बाद जो यहाँ CG का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आसान है। कहीं नहीं कहीं मतलब जो संख्या है वो बहुत कम हो जाता है। और सेट का एग्ज़ाम भी हर वर्ष आयोजित नहीं करते हैं, बीच बीच में करते हैं। जैसे 13 में किए थे, उसके बाद 18 में किए, 19 में किए।
तो ये भी एक अच्छा पद है, इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। मतलब आपका अगर CGPSC में अच्छा पकड़ है तो इसको निश्चित ही अचीव किया जा सकता है। हाँ, निश्चित ही CG के जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें CG का महत्व कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि PSC हो चाहे व्यापम हो चाहे इस सेट मतलब जो PSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसमें भी जैसे 300 मार्क का एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 मार्क्स का आपका CG का होता है। तो कहीं ना कहीं आप CG में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी तो मतलब सेलेक्ट होने का अच्छा चांस रहता है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं CGPSC की तैयारी मेरा कंप्लीट 2015 में हुआ, उसके बाद से ही मैं चालू कर दिया था CGPSC की तैयारी, और अभी तक मैं 3 बार मेंस दे चुका हूँ। कुछ नंबरों से रह जाता है इंटरव्यू के लिए, और CG में मेरा ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो सर जो पढ़ाए हैं तो अच्छा नंबर आ जाता है CG में। क्या लिखे? PhD भी किए हैं क्या? नहीं, मैं PhD तो नहीं किया हूँ। चलो क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं देख लेते हैं। अंशु सर, आप टाइम मैनेजमेंट का देखो, थोड़ा सा मैं कमलेश से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। सबसे पहले जितने भी बच्चे अभी यहाँ हैं ये लगभग PSC वाले हैं। जी सर। और सबका मोटिव यही है कि PSC में एक अच्छे पद पर जाया जाए। जी जी। है ना? तो इन लोग ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले प्रीलिम्स में क्या ऐसा तैयारी करें कि मेंस में पहुँचे, और मेंस में ऐसा क्या करें कि मेंस मेंस निकाला जा सकता है। जी जी। और दूसरा जो है कि आपको क्या कमियां लगती है जिसके नाम से 2-3 जैसा कि आप मेंस बता रहे हैं लिखे हैं और नहीं लिखा, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में देना चाहिए बच्चों को, वो थोड़ा सा जी जी। हाँ, निश्चित ही जो CGPSC है, सर लोग भी बघेल सर भी बताते हैं और दूसरे लोग भी बताते हैं कि जो CGPSC की है उसको हम अलग अलग ना देखकर, CGPSC प्री मेंस या इंटरव्यू ना देखकर इसको हम इंटीग्रेटेड रूप में देखें और उसकी कई तैयारी करें तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे मान लो आप फर्स्ट में CGPSC प्री का तैयारी करोगे तो इसमें क्या होता है, आप प्री तो निकाल लोगे मगर मेंस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट इतना मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है कि उसको कंसाइज करना मुश्किल हो जाता है लास्ट टाइम में। तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ भी रहा। जैसे नॉलेज तो वहाँ प्रायः जो मेंस दिला रहे हैं उसको रहता ही है, मगर लास्ट टाइम में सम अप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको हर दिन 2-2 पेपर दिलाना रहता है और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो और इसमें क्या है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको अगर उसके पहले जस्ट रिवाइज़ नहीं किए रहोगे तो उसमें फिर वहाँ आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए अच्छा उपाय ये है कि हम इसको इंटीग्रेटेड रूप में तैयारी करें और शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाते जाए, क्योंकि अगर हम अलग अलग पुस्तक से या बहुत डीपली पढ़ते हैं तो वो जस्ट पेपर के पहले वो रिवाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। कमलेश का कहना यही है कि
जैसा मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि प्रीलिम्स करने से ही कुछ नहीं होगा, हमेशा प्रीलिम्स के साथ जी साथ सर मेंस करना जरूरी है। जी और छोटे छोटे स्टेप्स में आप तैयारी करते रहें। छोटे छोटे स्टेप्स मतलब प्रीलिम्स के साथ ही साथ आप मेंस लिखने का आदत डालिए। टेस्ट आप प्रीलिम्स का तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ मेंस का भी देते चलिए। हर एक कदम पर आपको मेंस को साथ लेकर के चलना है। लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स चलते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेंस। तो यदि मेंस निकल गया तो प्रीलिम्स हाथ से निकल जाता है, जी जी और प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस हाथ से निकल जाता है। तो जब भी आप तैयारी करें तो दोनों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि टॉपिक्स लगभग वही हैं। कुछ सब्जेक्ट के ऐसे हैं जिसको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो मान करके चलिए आपने जनवरी में शुरू, तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप तैयारी करें तो प्री और मेंस साथ में करिए, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रीलिम्स करते रहेंगे और मेंस लिखते रहेंगे तो मेंस की आप देखो लगभग आपका छत्तीसगढ़ में 400 नंबर है ना। जी सर। और लगभग मान करके चलो जैसे 1400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 1400 नंबर का पेपर हुआ, 1400 नंबर में कितना नंबर लाना है, मान लो 800 या 900 ले लो, ज़्यादा एकदम टॉपर का 900 किसी का नहीं आता है, जिसमें से 400 तो लगभग आपका छत्तीसगढ़ का ही सिलेबस है। उसके बाद इसमें हिस्ट्री है, क्वांटिटी है, ठीक है, और भी हिंदी है, लैंग्वेज का पेपर है छत्तीसगढ़ी है। तो लगभग आपका 600 नंबर का क्वेश्चन तो आपका क्या है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है। तो क्यों प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग करना, जी सर है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर के चलना है, और छोटे छोटे स्टेप्स में चलते रहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस करिए। टेस्ट आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी देना है, मेंस के अकॉर्डिंग भी देना है। जो प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है उसके नोट्स आप लोग प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी बनाते चलिए और मेंस के अकॉर्डिंग भी बनाते चलिए, ठीक है। अच्छा कमलेश से एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। जी सर। बस अब ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जॉब है आपका, बनने वाला है, ठीक है। इससे पहले आप जिस पोस्ट में थे, ठीक है जी। उस पोस्ट के बाद आप पहले ये बताइए कि आप जब यात्रा शुरू किए तब आप क्या कर रहे थे, स्टूडेंट के रूप में थे या पहले से ही जॉब में थे। उसके बाद फिर पहला जॉब आपका कौन सा था, फिर आपका कौन सा जॉब था। इस तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़े हो, इसी को सीढ़ी बोला जाता है, समझ रहे हो। और ये जो सीढ़ी है उसको कमलेश के द्वारा हम सुनने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक के बाद जीवन की परिस्थितियों से, अपनी गलतियों से सीखते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उन चीज़ों को हम थोड़ा सा जानते हैं। स्टूडेंट्स को बताइए कमलेश जी कि सबसे पहले आपने कहाँ से स्टूडेंट थे, क्या थे, वहाँ से लेकर के अब तक का क्या क्या आपने जीवन में और क्या क्या लगता है कि कमियाँ हुई ये भी बताइए, और क्या क्या पॉजिटिविटी आई वो भी बताइए। जी। तो फर्स्ट में तो मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ और सर बोल रहे हैं तो दोबारा और बता देता हूँ। मेरी जो जर्नी रही तो फर्स्ट में तो जो अभी तो जो वैकेंसी वगैरह है या क्या करना है उसकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है, मगर बहुत पहले उतना नॉलेज नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं उसी का ये था कि फर्स्ट में हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी जॉब हो लग जाए, हमारा फर्स्ट एम वही रहता है। तो वैसा ही मेरा भी रहा। तो फर्स्ट में मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहा कांस्टेबल के पद पर 7 साल तक, 2003 से 10 तक। उसके बाद मैं टीचर में हुआ, असिस्टेंट टीचर। फिर असिस्टेंट टीचर में होने के बाद भी मैं और अलग अलग एग्ज़ाम दिलाता रहा व्यापम वगैरह का, क्योंकि उस टाइम मेरा केवल 12वीं बेस था। तो उसमें भी मैं भी अलग अलग और चीज़ों में सेलेक्ट होता रहा, मगर मेरा उद्देश्य वहीं से CGPSC के लिए हो गया था। तो मैं टीचर फील्ड में इसलिए वहीं रहा क्योंकि वहाँ आप पढ़ाई से जुड़े रहते हो, उसके बाद टाइम भी मिल जाता है और दूसरे चीज़ का हेडेक नहीं रहता है। तो मैं फिर निरंतर उसी में लगा रहा। फिर सहयोग सर का गाइडेंस भी मिलता रहा, उसी के अनुरूप मैं मेहनत करता रहा। फिर मेंस भी मैं 3 बार लिखा हूँ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के दिया, फिर इसमें सेलेक्ट हुआ हूँ अभी रिसेंटली।
महेंद्र पूछ रहे हैं कि पीजी कौन सा सब्जेक्ट पीजी करें जो सरल जाएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें हाँ। करो जी। ये तो निश्चित ही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा उसी में पीजी करना चाहिए। जैसे मैं जो पीजी किया तो मैं जो सीजीपीएससी के दौरान ही मेरा संविधान वगैरह में मतलब इंटरेस्ट था, तो मैं उसी से रिलेटेड राजनीति विज्ञान में मैं पीजी किया। जबकि मैं 12वीं तक साइंस का था, उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो भी बीएससी था, मगर मेरे को इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस लगा, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। तो इंटरेस्ट के ऊपर चुनना चाहिए। हाँ ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को बस टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बार बार ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बताइए सर। हालांकि मैं बताते रहता हूँ, फिर भी आप क्या टाइम ऐसा मैनेज करते थे सीजीपीएससी या डेली रूटीन में जॉब के रहते रहते? जी जी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो जॉब के रहते रहते प्रिपरेशन करते हैं, जी जी और आप भी जॉब में रहते हुए भी प्रिपरेशन किए हो, जी जी। तो थोड़ा जॉब में रह करके कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, थोड़ा जी, जी। बच्चों को बताइए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये अलग अलग आदमी की अलग अलग रणनीति होती है। क्योंकि जितने भी जो सीजीपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनका अलग अलग तरीका रहता है। जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट में मुख्य रूप से अनुशासन और निरंतरता ज़रूरी है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी मतलब ज़्यादा मोटिवेशनल मिल गया तो कुछ दिन हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर हम डाउन हो जाते हैं। फिर जैसे वैकेंसी आएगा फिर हम उस पर लग जाते हैं, जैसे अब हमें सफलता नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम डाउन हो जाते हैं। तो ये ना करके हम निरंतर उस पर प्रयास करते रहें और हर दिन और अलग अलग विषय को ना मतलब अलग अलग बुक को ना पढ़ते हुए उसी टाइम मैनेजमेंट में हम वही चीज़ को बार बार दोहराते रहें। और जैसे पढ़ने के दौरान हम अंडरलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो अच्छे से सब्जेक्ट को दोहराना चाहिए। और फर्स्ट तो सिलेबस हमें पता रहना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। क्योंकि जो सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो और सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो सिलेबस और पुराने ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से हम उस पार्ट पर जिस पर निरंतर क्वेश्चन आ रहा है उसी पर फोकस करें, और उसी के अनुसार हम उसी कम टाइम में उसी को बार बार दोहराते रहें। और एक बनाने वाले निश्चित शेड्यूल भी बनाते हैं, मगर टाइम मैनेजमेंट में ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहना चाहिए, मेरा मानना है। जब भी आपको अच्छा लगता है तब भी आप निकालिए, मगर छोटे छोटे टुकड़ों में आप निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए। सीजीपीएससी की तैयारी में सेट का तैयारी हो जाता है क्या, पूछ रहे हैं? हाँ, निश्चित ही मेरी जो तैयारी रही वो सीजीपीएससी पर ही फोकस रही। तो निश्चित है अगर आप सीजीपीएससी में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे, फिर भी सेट आसानी से निकल जाता है। निश्चित ही ये मतलब मेरे लिए तो सीजीपीएससी ही सहायक मतलब पूर्ण रूप से सहायक रहा। ऋचा क्वेश्चन कर रही है, ऋचा जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट अगर छोड़ दिया जाए, अगर मेन सब्जेक्ट को छोड़ दें और अदर सब्जेक्ट का वेटेज के हिसाब से कैसा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। बाकी जो मेन सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए
तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट जैसे मान करके चलो छत्तीसगढ़ इतिहास संविधान, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब्जेक्ट को कैसे उसके वेटेज के हिसाब से कैसे मैनेजमेंट करें, ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम, अच्छा मेन स्ट्रीम मतलब बायो मैथ्स, अच्छा मेन स्ट्रीम जो उनका बैकग्राउंड है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी वो कैसे मैनेजमेंट किया जाए बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन को समझ नहीं। मेन स्ट्रीम क्या लिखे हो ऋचा जी, एक बार फिर से बोले। बोलो बोलो क्वेश्चन करो। जो अपना बेसिक जो सब्जेक्ट है जिसमें ग्रेजुएशन हुआ है उसको बोल रहे हो क्या? अच्छा, बायो मैथ्स सब स्ट्रांग है, बाकी सब्जेक्ट को कैसे मैनेजमेंट करें उनके वेटेज के हिसाब से। एग्रीकल्चर बायोलॉजी मतलब मेन जो जिससे वो है ना स्कूलिंग वगैरह वो अगर अच्छे से है और फिर यहाँ पीएससी वगैरह तैयारी कर रहा है तो इतिहास संविधान ये सब का वेटेज के हिसाब से कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे सब कुछ। हाँ, निश्चित ही जैसे आपका जो स्ट्रीम का सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं इसको सिलेबस और जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार हमें तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाना चाहोगे तो फिर वो दोहराव नहीं हो पाता है। तो हमें एक निश्चित टॉपिक या जिस पोर्शन से आ रहा है उसमें हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो दर्शन शास्त्र हो गया तो दर्शन शास्त्र में अगर देखा जाए तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, मगर अब उसी में जैसे पुराने ईयर का जो क्वेश्चन है उसको देखें और उसी से रिलेटेड हम अपने तरफ से क्या हो सकता है हम सिर्फ उसी पर तैयारी करें तो हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। और जैसे आपका स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी पकड़ अच्छी है तो उसको और अच्छे से मजबूत करके उसमें और अच्छे से नंबर लाया जा सकता था। जैसे 2018 के पहले जब साइंस और मैथ्स का अलग अलग पेपर होता था तो उसमें कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, क्योंकि उसमें क्या है जो मार्क का अंतर है किसी को बहुत कम मिलता था और किसी को बहुत ज़्यादा मिलता था। जैसे मैथ्स के में हो किसी को 189 तक भी मिला और उसमें कई जने क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे। तो उसका निश्चित ही आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप और मजबूत कर सकते हैं और जो अदर सब्जेक्ट है उसको भी मजबूत करना है। और जो पुराने क्वेश्चन पेपर है सर ही खुद गाइडेंस देते थे तो उसमें वही बोलते थे कि जो पुराने पेपर है उसमें जो आया है उससे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन की तैयारी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीजी एग्रीकल्चर में है तो किस सब्जेक्ट से सेट दिलाऊंगा? अब इस पीजी एग्रीकल्चर है अब उसमें स्ट्रीम दिया रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के सहायक के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट है तो उसमें चार्ट रहता है, उसमें से देखने से आपका पता चल जाएगा। जैसे पहले लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान में नहीं लेते थे, मगर अभी रिसेंटली लोक प्रशासन को भी राजनीति विज्ञान में लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान वगैरह हो गया तो उसमें कुछ माइक्रोबायोलॉजी और कुछ रहते हैं तो उसका एक संशोधित सूची है, उसमें आप देखकर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी के लगभग मेरे को लगता है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमलेश एक बार नहीं बार बार आते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो यहीं के स्टूडेंट है जी, एक बार नहीं जब चाहोगे तब, जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे। बड़े भैया के समान आप समझ सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। आज के लिए सेशन यही कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
और जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कमलेश जी को भी आने वाले जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। ठीक है, और आप लोग भी सब बधाई दे दो। हाँ, मैं एक बार पुनः पूरे बघेल परिवार को आज मैं जो भी हूँ सर का बहुत ही सपोर्ट रहा, इसके लिए मैं पर्सनली बघेल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बघेल ट्यूटोरियल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं।